नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी के 40-40 क्वेश्चन, मतलब सेट 1 और सेट 2 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और टोटल 100 नंबर की आपकी हिंदी आती है, जिसमें से 35% मतलब 14 क्वेश्चन आप राइट करेंगे तभी आप हिंदी से क्वालिफाई होंगे। मतलब यूपीएसआई में हर सेक्शन से 35% अगर आपके आएंगे तभी क्वालिफाई होंगे, और ओवरऑल 50% नंबर आपको लाने होंगे। मतलब इसमें सेक्शन वाइज क्वालिफाई होता है। ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का सेट है, जो 15/12/2017 को एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट 3 का है। हम लोगों ने 13 और 14 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें 40 क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह दीप्त शिखा सी शांत भाव में लीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिए हैं, मालोपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मालोपमा अलंकार। अब मालोपमा अलंकार होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि मालोपमा अलंकार क्या होता है, क्योंकि हम लोग रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक ये सारे पढ़े होते हैं, मगर ये मालोपमा अलंकार क्या होता है, कहाँ पे मालोपमा अलंकार आता है। मालोपमा अलंकार में वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन है। मतलब मालोपमा अलंकार में उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाए जाते हैं। उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाए जाते हैं। जैसे शांत भाव के लिए दीप शिखा, उपमेय के लिए उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान लाए जाते हैं। मतलब इसमें एक माला सी श्रृंखला तैयार हो जाती है। जैसे दीप शिखा, यहाँ पे एक दीप शिखा, एक माला सी श्रृंखला तैयार हो जाती है, जहाँ उपमा अलंकार होता है। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा होगा कि मालोपमा अलंकार भी कोई अलंकार होता है। और जैसे ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ आप अपनी बात साफ साफ कह देते हैं। मतलब अपनी बात साफ साफ कह देते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे है, मुख चंद्र है और चरण कमल हैं, रूपक अलंकार है यहाँ पे। मतलब जहाँ आप अपनी बात साफ साफ कहते हैं, मतलब जिद्दी टाइम में, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्र है और चरण कमल है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत आसान होता है। इसमें मनो जानो टाइप के वर्ड आते हैं। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुख मानो चंद्र है, मुख जानो चंद्र है। इसमें मतलब मानो, जानो, जनो ये सारे ऐसे करके वर्ड आए, जहाँ मिले आप वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था, मालोपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अचल द्रंग हो उठते चंचल, चपल पंग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। सेकंड क्वेश्चन भी आपको अलंकार से, मतलब 2 क्वेश्चन आपको अभी तक इस सेट में अलंकार से मिल गए। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, भ्रातिमान, उपमा, संदेह, विरोधाभास। मतलब अचल द्रंग हो उठते चंचल, चपल पंग हो जाते अविचल। मतलब यहाँ पे विरोध की बात हो रही है। मतलब विरोधाभास अलंकार में इसकी परिभाषा ऐसे ही, इसके साफ अर्थ निकल रहा है कि यहाँ अचल हो उठते चंचल, चंपल पग हो जाते अविचल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार की पहचान क्या होती है, कि विरोधाभास अलंकार हम कैसे पहचानेंगे। विरोधाभास अलंकार में जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर भी विरोध ना हो, मतलब किसी वस्तु का हम विरोध करें, वहाँ पे विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, विकल्पों में से गेह शब्द का समानार्थी शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिए हैं, तम, तमस, तिमिर। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, सभा, परिषद, गोष्ठी, कंचन, होम, स्वर्ण, सदन, भवन, निकेतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेह मतलब घर होता है। गेह का मतलब घर, आवास। तो सदन, भवन, निकेतन। तो गेह मतलब घर का पर्यायवाची समानार्थी इसमें क्या होगा, सदन, भवन, निकेतन, और एक विलय भी होता है।
और ये इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं तम, तमस, तिमिर, ये सारे अंधकार के हैं। किसके हैं? अंधकार के समानार्थी शब्द हैं। सभा, परिषद, गोष्ठी, सभा, परिषद, गोष्ठी, ये सारे समिति के हैं। किसके? समिति के समानार्थी हैं। कंचन, हेम, वर्ण और स्वर्ण, ये सारे सोना के समानार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? डी। गेह पूछा, मतलब घर का समानार्थी पूछा था, तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से दिए हुए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बात का धनी होना मतलब बात को धनी होना, सच्चा होना, बात को मानने वाला, वायदे का पक्का होना, निस्वार्थ होना। तो राइट आंसर क्या होगा? वायदे का, मतलब वादे का पक्का होना, 4 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। लूट, ठग है, अवतार है, ये डुंगरी है। डुंगरी को आप अगर ऐसे लिखेंगे डुंगरी और फिर इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो ये डुंगरी होता है। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में केवल बी वाला जो भिन्न होगा, और सारे इंग्लिश में लिखेंगे फिर उसी का हिंदी में लिख के देखेंगे तो अर्थ सेम आएगा, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका जो लिखेंगे हिंदी की मीनिंग वो सेम। ऐसे अवतार है तो अवतार ऐसे इंग्लिश में लिख के फिर इसे अवतार लिखेंगे, अवतार, तो वो सेम होगा। और डुंगरी को हिंदी में अगर लिखेंगे, ये डुंगरी इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में डुंगरी होता है, तो राइट आंसर इसका बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रविवार और सोमवार। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अक्सर जो पद होते हैं, जैसे पद हैं प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति का पद, महान्यायवादी का पद, जैसे जो ये पद होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति या फिर महिला हो या पुरुष, तो उसके पहले ये नहीं कहा जाता है कि महिला राष्ट्रपति होती है, मगर ये राष्ट्रपति के लिए सेम राष्ट्रपति दोनों के लिए होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। प्रधानमंत्री पद की बात हो रही है यहाँ, तो ऑप्शन क्या होगा? सी वाला। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। यहाँ पे यही पूछा जा रहा था कि प्रयोग होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में, तो राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? यक्ष देवों की एक होती है, मतलब स्पेस फिर होती है, क्या होती है यहाँ पे आपको भरना है। उचित विकल्प को पूर्ण रूप से करें, मतलब यक्ष देवों की एक होती, प्रकार होती है, कोट होती है, रूप होती है, मतलब क्या होती है? जात होती है। राइट आंसर क्या है इसका? बी वाला। यक्ष देवों की एक जात होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखेंगे। 8 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद जो थे लेखक भी थे और आलोचक भी थे और निबंधकार, तीनों थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी बहुत फेमस निबंध क्या है? कुटुज इनका बहुत ही फेमस निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके निबंध हैं जैसे अशोक के फूल और विचार और वितर्क, ये 3-4 इनके बहुत फेमस निबंध है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कुटुज है, इसलिए पूछा गया है कुटुज। याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक भी हैं, एक आलोचक और निबंधकार रहे हैं, जिनका सबसे फेमस निबंध क्या है? कुटुज। और ये अशोक के फूल के नाम का भी इनका बहुत फेमस निबंध है, और इनका एक विचार और वितर्क, और विश्व के दंत भी इनका है, मगर ज़्यादा फेमस नहीं है कुटुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, सही है। घोड़ा हिनहिना रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नदियाँ गा रही हैं, पहले का सेंटेंस में क्या दे रखा है? कुत्ता चिल्ला रहा है। कुत्ता चिल्ला ये वाहियात वर्ड दिया, यहाँ पे चिल्लाना क्या? कुत्ता भौंकता है,
क्या होता है, भौंक रहा है। तो इसमें गलत वाक्य का प्रयोग कहाँ हुआ है, ए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है समझौता करना। खाई पाटना मतलब खाई पाटना, और मुँह की खाना, कान भरना, कान भरना, कान भरना और कान भरना, यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, समझौता करने का मतलब खाई को पाट दिया गया, मतलब काम खत्म, सब समझौता हो गया है। किसी चीज़ से लड़ाई झगड़ा का समझौता कर लिया गया, उसका मतलब एक जो विपत्ति थी वो ख़त्म कर दी गई, खाई को पाटना। तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप होगा। मतलब यहाँ से ये पर बात हो रही है कि ये भूतकाल की बात हुई है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन भूतकाल के, भविष्यकाल का यहीं से कट हो जाएगा। एक हेतु मध्य भूतकाल दिया है, एक संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध की बात यहाँ नहीं हो रही, मतलब पूरी कंप्लीट होगी। मतलब हेतु मतलब यहाँ एक काम दूसरे काम पे डिपेंड होता है, मतलब एक वर्क दूसरे वर्क पे डिपेंड करता है। वहाँ पे हेतु मध्य काल होता है। हेतु मध्य भविष्य काल भी हो सकता है, वर्तमान काल और भूतकाल भी। तो यहाँ पे भूतकाल दिया है। सेंटेंस से लग रहा है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। हेतु भूतकाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी हैं। कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन कह दिया है मौत, आनंद, हर्ष, क्रोध। तो कोप और रोष मतलब गुस्सा, रोष मतलब गुस्सा, कोप मतलब क्रोधित, इसका एक अमर्ष भी होता है, अमर्ष में भी मतलब क्रोध होता है, क्रोधित या गुस्सा। और एक रिस भी होता है, एक रोष होता है, एक रिस मतलब भी गुस्सा या क्रोधित। तो इसका राइट आंसर यहाँ से एग्जैक्ट भावार्थ क्या मिल रहा है, क्रोध। मतलब कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं, अमर्ष भी और रिस भी, ये सारे समानार्थी हैं किसके, क्रोध के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। यहाँ पे आपको एक वचन पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कवर हो सकते हैं 3-4 क्वेश्चन और। जैसे आंसू है और प्राण है, दर्शन है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका कोई एक वचन नहीं होता है। आंसू, प्राण और दर्शन याद रखेंगे आप लोग। आंसू और प्राण और दर्शन ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत बार अभी भी रिपीट होते हैं, और ये पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे शब्द ये तीनों एक बहुवचन है। तो यहाँ पे एक वचन की बात की जा रही है, तो आकाश क्या है, एक वचन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है काया शब्द का समानार्थी कौन सा होगा, विकल्प कौन सा होगा, काया। तो इसका काया का मतलब कोई काया है, काया का समानार्थी डी, गात होता है। जैसे चक्षु दिया है, तो चक्षु आँख का होता है, समानार्थी शब्द किसका होता है, आँख का। और तम दिया है, तम किसका होता है, अंधकार का, किसका, अंधकार का। तरु किसका होता है, वृक्ष का होता है। गात किसका होता है, काया का समानार्थी विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। मतलब रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी एक पत्रिका थी रूपाभ
रूपाप पत्रिका थी 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। रूपाप पत्रिका प्रकाशित हुई थी इनकी 1938 में। रूपाप पत्रिका में लक्ष्मीपुरा, जो एक रूपाप पत्रिका का एक टाइटल लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज विधा माना गया है, इसीलिए इनको हिंदी का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। तो आपसे पूछ सकता है कि हिंदी की रिपोर्टाज विधा शिवदान सिंह चौहान की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? रूपाप के किस भाग को? लक्ष्मीपुर कभी प्रकाशित हुई थी? 1938 में। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और क्लियर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन 16 जो है पैसेज से है। पैसेज हम लोग लास्ट में करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर हैं उनके सारे क्वेश्चन मतलब पैसेज मिला के एक वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें आप पैसेज देखेंगे सारे। तो पैसेज को हम लोग इग्नोर करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर पैसेज के 3 क्वेश्चन थे। पैसेज के लास्ट के बाद 3 क्वेश्चनों के बाद 15 तक हम लोग कर लिए थे। 15 के बाद अब 18 के तक क्वेश्चन थे पैसेज के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? मतलब योग्य जो शब्द है क्या परिणामवाचक? नहीं, यहाँ पे परिणाम की कोई बात नहीं हो रही। संख्यावाचक ये भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और गुणवाचक विशेषण जिसमें रंग और रूप की बात की जाए कि गोरा है, काला है, वो योग्य है, अनपढ़ है, कैसा है, यहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पे योग्य की बात की जा रही तो योग्य क्या है? विशेषण वर्ड है, कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। किसी की विशेषता बताई जा रही कि वो अयोग्य है कि योग्य है, कैसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? जयनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? कल्याणी, सुनीता, त्यागपथ, परख। जयनेंद्र कुमार की जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारी रचनाएं जयनेंद्र कुमार की ही हैं। कल्याणी भी जयनेंद्र कुमार की है, सुनीता भी जयनेंद्र कुमार की है और त्यागपत्र भी जयनेंद्र कुमार की ही रचना है। मगर यहाँ पे पूछ रहा है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना के लिए किया गया था? तो परख के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। परख यहाँ पे याद रखेंगे आप। इनकी रचनाएं सुनीता भी जयनेंद्र कुमार की रचनाएं बहुत पूछी जाती है और कल्याणी भी और त्यागपत्र भी। और इनकी एक बहुत फेमस रचना है सुगता व्यर्थ, और एक जयवर्धन भी इनकी बहुत फेमस रचना है, ये पूछी गई है। जयवर्धन भी इनकी एक फेमस रचना है। कल्याणी भी इनकी है, त्यागपत्र भी है, सुनीता भी। और इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला था? तो परख के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है? 21 में आपको वर्तनी से पूछ रखा है। क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। अशुद्ध, उपर्युक्त सही है, पूंजनी, हाँ पूंजनी भी सही है। पूंजनी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि आधा जा हो, वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं मगर ऐसा नहीं होता है। पूंजनी ये राइट है। पूंजनी। अशुद्धि शुद्धि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उपर्युक्त और महीना ये भी सही है। व्यंग यहाँ पे गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बे। ये तीनों ऑप्शन आपके सही लिखे हुए हैं। गलत इसमें कौन सा है? व्यंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्या कह रहा है? 22 में क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। यहाँ पे यूपीएसआई में आपने देखा होगा संधि और समास से एक भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है कि संधि और समास से एक क्वेश्चन नहीं मिला है। सारे क्वेश्चन एक वचन, बहुवचन से और समानार्थी, पर्यायवाची, अलंकार से और रस से भी आपको कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है। हम लोग तीसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं। तीसरे सेट में इन 2-3 टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो संधि शब्द का विलोम, यहाँ पे संधि वर्ड जरूर आया है मगर इसका विलोम पूछ रहा है। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। जबकि सुगम का दुर्गम होता है विलोम। क्या होता है? दुर्गम।
सुगम का दुर्गम होता है तथा सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। सार्थक का विलोम निरर्थक होता है, निरर्थक। और सरस का कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ था क्या? संधि। संधि का विग्रह। सुगम का दुर्गम और सार्थक का निरर्थक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जिस वाक्य समूह में एक वाक्य को और स्पेस दिए रखा है, अन्य वाक्य और उसके स्पेस हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। तो एक वाक्य में प्रधान वाक्य प्रधान हो, अन्य वाक्य उसके गोष्ठी हों। ऐसा तो कोई भी ग्रामर में यूज नहीं हुआ है हिंदी के। एक वाक्य मुख्य हो और अन्य वाक्य उसके प्रधान हो। एक वाक्य प्रधान हो और वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हों। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। यहाँ पे बात की जा रही समूह एक वाक्य उसके मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। मतलब एक मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती? एक पहले वाले वाक्य के ऊपर सेकंड वाले वाक्य की मतलब उसका आश्रित होता है। एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, वहाँ पे मिश्र वाक्य होते हैं कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? यहाँ से आप गेस कर सकते थे मिश्र वाक्य पूछ रहा है। तो मिश्र वाक्य में एक जो प्रधान वाक्य होता है और सेकंड वाला जो उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे इसका एक इम्पॉर्टेंट कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे उसने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत अमीर था। मतलब उसने कहा, इसमें देखो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत अमीर था। एक वाक्य प्रधान है, उसके ऊपर दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित है। ये मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? न्यूनतम विशेषण, इसमें विशेषण ये कल क्वेश्चन मिला था हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक में। जैसे उसमें भरने को बोल रहा था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें से सबसे छोटी अवस्था जो होती है, सबसे पहले आती है मूलावस्था, मेन होती, फिर सेकंड उत्तरावस्था और फिर लास्ट में उत्तमावस्था, डी वाली, जो इसका न्यूनतम होगी विशेषण की क्वालिटी। तो ये डी उत्तमावस्था है, इसका राइट आंसर होगा उत्तमावस्था। कल जो हम लोगों को यही प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसमें मूलावस्था और उत्तमावस्था और उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, इन दोनों को फिलिंग द ब्लैंक में पूछा था कि विशेषण की 3 अवस्थाएँ होती हैं। तो उसमें से ये ऑप्शन दे रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाके आप वो प्रीवियस ईयर ही का सेट है, वहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी के कैसे क्वेश्चन आए थे, जिससे आप 2021 का जो एग्ज़ाम देंगे उसमें तैयारी कर सकते हैं कि किस लेवल की हिंदी आएगी। ऐसे आप संधि, समास, रस ये सब पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आपको अलंकार से और यहाँ जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ गए ना, सिलेबस देख के पढ़ेंगे सिलेबस में कुछ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि ये 2017 का है और 2021 में ज़रूरी नहीं है कि उसमें संधि और नहीं आई और इसमें संधि आए ना, ये भी नहीं ज़रूरी है। इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी उपन्यासकार कौन है? ये मतलब आपका बंटी जो उपन्यास है वो किसका है? मनु भंडारी, कृष्णा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मनु भंडारी का हिंदी में मतलब सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का है। किसका है? मनु भंडारी का। एक इनका मनु भंडारी का एक फेमस और उपन्यास का, जैसे आपका बंटी तो है ही है, इनका एक उपन्यास इनका बहुत फेमस उपन्यास है महाभोज, जो राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज इनका राजनीतिक उपन्यास, बहुत फेमस उपन्यास है, पूछा गया है महाभोज। क्वेश्चन नंबर 20 से क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। जिसमें स्पेस प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्ष कहलाता है। मोक्ष पारंगत कहलाता है। स्वर्ग जिज्ञासु कहलाता है। ये नहीं, मोक्ष पारदर्शक नहीं, पारंगत नहीं होगा, मतलब मुमुक्षु कहलाता है। ये यहाँ पे मुमुक्षु अशुद्धि अशुद्धि में आता है। मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे तीनों में छोटा ऊ की मात्रा लगती है मुमुक्षु। ये शुद्धि अशुद्धि में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है। मोक्ष, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अलंकार की तीसरा क्वेश्चन है।
दो अलंकार, पहले पहला और दूसरा स्टार्टिंग में ही अलंकार के क्वेश्चन थे, और ये तीसरा क्या पूरा भ्रातिमान अलंकार। भ्रातिमान अलंकार होता क्या है? भ्रातिमान अलंकार में जहाँ समानता मतलब वाक्य में समानता के कारण उपमेय और उपमान का भ्रम हो जाए, उपमेय और उपमान का भ्रम हो जाए, समानता के कारण उपमेय और उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रातिमान अलंकार होता है। देखते हैं, शीतल चंचल चंदहु लगे जरावन गात, सोहत ओढ़त पीठ पट श्याम सलोने गात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। सोहत मतलब ओढ़त, पीठ मतलब ओढ़त, मतलब सोहत ओढ़त पीठ पट श्याम मतलब कृष्ण भगवान की बात हो रही, सलोने गात मतलब क्या होता है? शरीर, गात मतलब शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। सलोने गात, सलोने मतलब सांवला। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रातिमान अलंकार होगा। आपको उदाहरण बहुत सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये पता कर लेना चाहिए कि कहाँ से कौन से अलंकार की क्या पहचान होगी। थोड़ी सी अगर ट्रिक आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आपका अलंकार कभी गलत नहीं होगा। अलंकार में थोड़ी सी आपको ट्रिक मिल जाएगी, वहाँ से आपका अलंकार गलत नहीं होगा। सोहत ओढ़त पीठ पट, इसका राइट आंसर बी नहीं सी होगा। यहाँ पे आप गलती हो गई थी वहाँ से। नाक का मोती अधर की क्रांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से। यहाँ से आपका यहाँ सेंटेंस से ही मतलब वाक्य से ही लग रहा है कि यहाँ पे भ्राति अलंकार होगा, भ्रातिमान अलंकार होगा। तो राइट आंसर इसका बी नहीं सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? उदय का आपका विलोम पूछा है। उदय का विलोम, तो उदय मतलब उगना और अस्त होना उसी थे, तो उदय का अस्त होगा। और अंत का जैसे आदि होता है, क्या होता है? अंत का विलोम आदि होता है। और मंद का क्या होता है? द्रुत होता है। ये कुछ हटके विलोम है, जैसे मंद का अगर पूछ दिया तो द्रुत होता है विलोम, और अंत का आदि होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आदि का अंत। तो यहाँ से आपसे पूछा किससे था? उदय का, तो उदय का अस्त आपसे सरल पूछा था। अगर मंद पूछ देता है तो मंद का द्रुत होता है, अंत का आदि। अगला क्वेश्चन 29, जैसे विग्रह की दृष्टि से विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित पूछ रहा है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है। वन में वास उसे क्या कहेंगे? वनवास। चंद्र प्रकाश कहेंगे। जल की धारा जलधारा कहेंगे, जलधारा। देश से निकालना यहाँ होता देश पर निकाला, ये अनुचित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? देश में राजनीति के प्रति लोगों की स्पेस देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को स्पेस करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की, मतलब मतदाताओं को जागरूक, प्रोत्साहित, शिक्षित, इकट्ठा नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ से ही मिल गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना आंसर देके बस आगे कहें। टाइम की बचत करनी है, क्योंकि आपको 120 मिनट हैं, तो हिंदी को लगभग 20 मिनट में ही ख़त्म कर देनी है। 40 क्वेश्चन बहुत हैं 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? पंजाबी, बंगाली, ये भाषाएं आँख, नाक, गंगा, यमुना सब स्त्री। सप्ताह, महीना, ये जो होता है स्त्रीलिंग नहीं, हमेशा पुल्लिंग में आता है। किस में आता है? पुल्लिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, लेखक, अनुज, ये सब क्या है? एक वचन है। और गुरु एक वचन है, गुरु में जन लगा दिया गया तो ये बहुवचन हो गया। तो राइट आंसर इसका बी। यहाँ से जन, गुरु जन बहुवचन, अगर गुरु लिखा होता सिंगल तो एक वचन होता, तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन क्या? 33 नंबर, करत अभ्यास जड़मत होत सुजान है, इस लोगों का तात्पर्य क्या है? मतलब अनिश्चय में सफलता मिलती, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़मत होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। अभ्यास से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है, मतलब चतुर हो जाता है, बना देता है। करत जन्मत अभ्यास, जड़मत होत सुजान, करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जिसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। क्या? साहित्य का ज्ञान अनिवार्य। सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उसका भावार्थ से ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। साहित्य का पहचान प्रत्येक मनुष्य, कोई भाव अर्थ ही नहीं निकल रहा है। परख
मनुष्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य की परख क्या है? कोई चीज़ की परख, देख रेख परख दोनों की जा रही है। यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए साहित्य का, तभी प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तभी आप साहित्य कोई रचना कर पाएंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो राइट आंसर बी वाला। देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला सेट जो है ज़्यादा टफ नहीं है। इसके पहले जो तो सेट हुए थे प्रीवियस वो उसमें थोड़ा हिंदी का लेवल थोड़ा था, ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है। उसमें थोड़ा हिंदी का लेवल हाई था, ये मॉडरेट है और इजी भी है थोड़ा। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ना ज़्यादा घुमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य के निम्न वर्णित में से किस लोकव्यक्ति का उचित अर्थ है? देख रहे हैं आप क्वेश्चन। ऊँट के मुँह में जीरा, यहाँ पे कहीं भी संगत की बात नहीं, यहाँ पे ऊँट के मुँह में जीरा, कठिनाई की बात हो रही। अंधा क्या मांगे दो आँखें, यहाँ पे कोई भी संगत की। ऊपर उपदेश कुशल बहु तेरे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पे मतलब एक साथी को देखकर दूसरा साथी, जैसे एक पढ़ रहा होता है तो दूसरा भी पढ़ने लगता है। यहाँ पे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने की, और सेंटेंस क्या कह रहा है वहाँ पे बस प्रेशर ना क्रिएट हो। तो इस क्वेश्चन सरल क्वेश्चन भी, जब प्रेशर होता ज़्यादा तो सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं थी। क्या कह रहा है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहानी बूढ़ी और काकी बहुत फेमस रचना है। अन्य किसकी नाटक है? मतलब ये नाटक है। कहानी बूढ़ी काकी नाटक किसका है? तो ये चित्रा मुद्गल का है। चित्रा मुद्गल का ये कहानी बूढ़ी काकी याद रखेंगे किसका है? फेमस है नाटक किसका? किस नाटक चित्रकार का है, रचनाकार का है? चित्रा मुद्गल का है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? संस्था शब्द का बहुवचन, तो संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं, संस्था, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो आप राइट करेंगे, तो इसका, जबकि ये दोनों सही हैं, मगर आप गोला वहाँ पे भरेंगे, वहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा तो टिक जो करेंगे सही करेंगे तो पहला वाला सी वाला करेंगे, जबकि दोनों सेम लिखे हुए हैं। संस्थाएं यहाँ शायद में प्रिंटिंग में गलत होगी, वहाँ पे शायद ये वाला सा हो। अगर नहीं भी होता तो आप ये वाला आंसर करते हैं, पहला वाला संस्थाएं। तो संस्था का बहुवचन संस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ़ के इन गोलों का रहस्य क्या है? रूस का समुद्र, रूस का यहाँ पे क्या मतलब सेंटेंस नहीं निकला। रूस का समुद्र के किनारे, रूस, तो यहाँ पे बी वाले में गलत है। यहाँ पे हो सकता था रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे, रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे, यहाँ पे का नहीं के होना चाहिए था, तो आपका सही हो जाता। यहाँ पे विभक्ति गलत है का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पे आपका इसमें पूछ रहा था त्रुटि, तो कहाँ पे? बी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 किससे है? अलंकार से। अलंकार से देखने इस सेट में 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग अलंकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलंकार से जितने हो सके तैयार कर सकते हैं। अत काटू वचन कहत के कई कै कई मानो लोन जरे पर देई, मतलब मानो लोन जरन पर देई, ये रामचरितमानस की वो है चौपाई है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जिसमें गुणों में समानता की संभावना दिखाई दे, गुणों की संभावना दिखाई दे। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र। तो धर्मयुग के संपादक की पत्रिका के कौन थे? संपादक कौन थे? पत्रिका थी धर्मयुग, तो उसके धर्मवीर भारती थे। यहाँ से आप याद रख सकते हैं धर्मवीर। कब? 1950 में इन्होंने इस पत्रिका को प्रकाशित किया था, धर्मवीर भारती के द्वारा। और धर्मवीर भारती द्वारा रचित पुस्तकें, अन्य पुस्तकें जैसे हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, सपना अभी अंधा युग है, जैसे गुनाहों का देवता बहुत फेमस, गुनाहों का देवता।
गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, सपना अभी भी अंधा है, सपना अभी भी और अंधा युग, एक ये रचना है। सपना अभी भी, इनका एक है सपना अभी भी और अंधा युग। गुनाहों का देवता, इनकी बहुत फेमस रचना है, गुनाहों की देवता। तो दोस्तों ये थे हिंदी का जो 15 तारीख के से 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 15 तारीख को 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 3rd शिफ्ट में 15/12/2017 को, जिसमें पैसेज की 3 गद्यांश के 3 क्वेश्चन छोड़कर हम लोगों ने 37 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ऑप्शन सहित और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती वो हम लोगों ने डिटेल में देखा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।